हमने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने, तो यहां से अगर मैं चार्ज फाइंड आउट कर लेता हूं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मुझे पता है कि वो कितना है, वहां से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहां से चार्ज टोटल कितना आएगा इस टाइम में, वो आ जाएगा डेल्टा क्यू और ये आ जाएगा आई टाइम्स डेल्टा टी। अब आई जो है ना वो 80 मिली एम्पेयर है, तो आई को 80 मिली एम्पेयर, तो मिली एम्पेयर -3 मैंने लिख दिया और एम्पेयर लिख दिया क्योंकि मैं स्टैंडर्ड यूनिट की कर रहा हूँ। और टाइम जो है ना वो है 10 मिनट, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 और मिनट की जगह मैंने लिख दिए 60 और सेकेंड। 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा यानी 80 और यहां से 10 इनटू दिस, तो देखें ये 10 यहां से, 10 यहां से और 10 यहां से, ये 10 पावर 3 आ गया और ये 10 पावर 3 इस 10 पावर -3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे मिल जाएगा 8 into 6 which is 48 और एम्पेयर सेकेंड, और एम्पेयर सेकेंड को मैं कह देता हूं यानी ये कूलम के बराबर है, क्योंकि कूलम एम्पेयर हम डिफाइन करते हैं कूलम पर सेकेंड। तो 48 कूलम का चार्ज जो है ना इस टाइम में फ्लो होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम है। तो 1 कूलम यहां से आ जाएगा, 1 कूलम वो 1/1.6 10⁻19 और इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब 1 कूलम, यहां पे 1 कूलम की जगह ये वैल्यू लिख देते हैं, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आ जाएंगे 48 into 1/6 10⁻19। अब ये कैलकुलेट करना भी इजी है कि 10⁻19 जब ऊपर आएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, और अगर मैं यहां से इस डेसिमल को हटाता हूं तो यहां पे मुझे 0 लिखना पड़ेगा। तो ये यानी अगर मैं 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 16 हो जाएगा और 10 यहां पे मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 480 हो जाएगा। तो यहां से ये 16 into 3 48 हो जाएगा और एक 0 आ जाएगा, तो उसको एक 0 को मैं 10⁻10 में 1 में लिख दूं और यहां से ये यानी 300 आ जाएगा। ये यहां पे 16 into 3 और ये आ जाएगा 480, तो 3 और 0 और इसको मैं फिर लिख सकता हूं 3 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो 10 मिनट्स में जो है ना यहां से इतने करंट के साथ फ्लो करेंगे। ये ऑलमोस्ट जो करंट है, नॉर्मल करंट है जो हमारे रेजिडेंशियल कंडक्टर्स में या वायर्स में फ्लो करता है। तो 1 सेकंड में वर्चुअली इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर जाते हैं, यानी वो बजाते खुद ट्रेवल नहीं करते, एनर्जी ट्रांसफर करते। लेकिन अगर मैं उनके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स को ले लूं तो ये तकरीबन आ जाते हैं 300 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो 10 मिनट में जो है ना ट्रेवल कर जाते हैं। तो अब यहां से हमें यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन 4 में था कि डू इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन हाई स्पीड इनसाइड अ कंडक्टर। क्या इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से जो है ना वो ट्रेवल करते हैं इनसाइड अ कंडक्टर। हमने देखा कि नहीं,
वो तो बहुत स्लोली मूव करते हैं, उनका जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो तो स्लोली मूव करता है। और प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि ये अप्रोक्सीमेटली जो लाइट यानी हम बटन ऑन करते हैं और फिर चीजें ऑन स्विच ऑन हो जाती है, तकरीबन 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे स्पीड जो है ना वो तकरीबन जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो 0.22 मिलीमीटर पर सेकेंड है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है, लेकिन जिस स्पीड से वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये कंसेप्चुअल एग्जांपल है जिसपे हमें जो है ना वो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से इनसाइड अ कंडक्टर ट्रेवल करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपने बटन ऑन किया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होके वहां पे बल्ब तक पहुंच गया, ये पॉसिबल नहीं होता। वो आपस में कोलिजन्स करने और कोलिजन्स के थ्रू जो है ना वो एनर्जी इतनी हाई स्पीड से ट्रांसफर हो जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को जो है ना वो एड्रेस कर रहे हैं और वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन ओहम्स लॉ। अब इसमें अगर मैं एक कंडक्टर कंसिडर करता हूं, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया बैटरी से, ये एक सेगमेंट है जिसको मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो जो चार्ज कैरियर्स है वो इसमें रैंडमली मूव कर रहे हैं। क्योंकि उनका नेट मोशन जो है ना वो 0 है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इनसाइड ऑफ द कंडक्टर 0 होगा और मैं इस कंडक्टर को कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूं तो क्या होगा कि यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे आ जाएगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो कॉज करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा और यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स जो है ना वो जनरेट करेगा जो कि चार्ज कैरियर के चार्ज पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है ना वो कितना है। तो ये अब ये जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, अब ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी क्योंकि अब चार्जेस जो है ना वो फ्लो करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इसमें अब चार्जेस जो है ना वो फ्लो करेंगे। हमने चूंकि करंट के लिए इक्वेशन लिख दी थी कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि NQ और VD और A के बराबर है। यहां पे ये जहन में रखना है कि ये A जो है ना वो परपेंडिकुलर एरिया है या जिसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो यहां से I over A परपेंडिकुलर को फिर हमने डिफाइन किया कि ये करंट डेंसिटी है J जो कि NQVD के बराबर है और ये करंट डेंसिटी जो है ना ये करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसको हम चार्ज करंट डेंसिटी कहते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये अपना वेक्टोरियल नेचर जो है ना वो वेलोसिटी से लेती है जिसको हमने कुछ लम्हे पहले एक्सप्लेन किया। अब इसको हम करंट डेंसिटी को किस तरह जो है ना वो हम मेजर करेंगे, क्योंकि ये करंट पर यूनिट एरिया है तो इसको हम मेजर करेंगे एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर से।
यानी करंट पर यूनिट एरिया। अब जब हम कंडक्टर को नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में फिर एक हमारा पैरामीटर है J जो कि करंट डेंसिटी है और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे एक फील्ड डेवलप हो जाता है, वो फिर नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो जब हम J को बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनली जो है ना वो EB बढ़ेगा और J को हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं E के। अब इसको हमने इक्विलिटी में चेंज करना है, तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है J इक्वल्स टू अ कांस्टेंट और E, ये कांस्टेंट हम लिखते हैं इज सिग्मा E, और सिग्मा जो है ना ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। सिग्मा को हम डिफाइन करते हैं एज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कितना कंडक्टिव है, और ये बराबर है 1/ρ के, क्योंकि ρ को हम लिखते हैं एज रेजिस्टिविटी। ये दोनों मटेरियल ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज है और ये दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। रेजिस्टिविटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इसी क्वेश्चन में यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन ओहम्स लॉ, इसमें हम जो है ना ये छठे क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना वो कौन सी है। तो यहाँ पे J इक्वल सिग्मा E, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ये लॉ है जो नॉर्मली फेमस है कि V इक्वल IR, तो वो लॉ नहीं है, वो एक एम्पिरिकल रिलेशन है और इसी में हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस डाल के फिर उस चीज को हम निकालते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ है, क्योंकि ये चीज हमने माइक्रोस्कोपिक पिक्चर से जो है ना वो डिराइव की थी। तो आप देखें कि जब हम करंट अप्लाई करते हैं, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो करंट डेंसिटी जो है ना वो और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन जो है ना वो डेवलप होता है, और जब डेल्टा V यानी जो पोटेंशियल हमने अप्लाई की है वो कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट करंट भी जो है ना वो डेवलप हो जाता है इसी कंडक्टर में, और ये करंट फ्लो जब कांस्टेंट होता है तो ये कंडक्टर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी अब सेम करंट जो है ना वो फ्लो कर रहा है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स हमने जो है ना वो इसको डिराइव किया। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स से मेरा मतलब है कि जो कंडक्टर्स हैं वो इसी इक्वेशन को जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं। यहां से मैं लिख सकता हूं कि सिग्मा जो है ना वो रेशियो है J/E का, चूंकि सिग्मा कांस्टेंट होते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, तो सिग्मा इज द रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चीज जो है ना वो फिर करंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस हो जाएगी, यानी सिग्मा रेशियो है करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो J बढ़ेगा, आप इन अदर वर्ड्स डेल्टा V बढ़ा दें तो I बढ़ेगा, और एज ए रिजल्ट J भी बढ़ेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा एक मटेरियल के लिए, और इसको हम
अब जो है ना यानी वो मटेरियल जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं J इक्वल टू सिग्मा E, उसको हम ओहमिक मटेरियल्स कहते हैं, और जो फॉलो नहीं कर रहे उनको हम नॉन ओहमिक मटेरियल कहते हैं। जो यूजुअल जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर सारे ओहमिक मटेरियल्स में आते हैं। अब मैं इसी इक्वेशन में जो है ना वो कुछ अप्रोक्सीमेशंस वो डाल लेता हूं कि J जो है ना वो मैं लिख देता हूं कि ये करंट ओवर एरिया है और ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, और सिग्मा को मैं रेजिस्टिविटी के फॉर्म में लिख देता हूं 1/ρ। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडर सर्टेन अप्रोक्सीमेशन में लिख सकता हूं डेल्टा V ओवर L या ओवर D ओवर लेंथ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ओवर लेंथ। इसको अंडर सर्टेन अप्रोक्सीमेशन में इस तरह लिख सकता हूं। तो यहां पे यानी अगर मैं डेल्टा V को जो है ना वो V भी लिख दूं, यानी ये पोटेंशियल है, तो V ओवर L, और इसको मैं इधर ले आऊं इज V ओवर L, और इसको मैं लिख दूं कि रो L, इसको मैं इधर ले आऊं तो रो L और ओवर A, और ये I के साथ मल्टीप्लाई हो और ये V हो पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि मैंने डेल्टा V को V के फॉर्म में लिख दिया है। तो यहां से V इक्वल्स और ये I और रो L ओवर A,